दोस्तों, एक बॉम्बर विमान यानी एक बम वर्षक विमान बहुत तेज गति से उड़ती हुई दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर अपने दुश्मनों पर बम बरसाने का काम करते हैं। ये दुश्मन की डिफेंस लाइन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, डिफेंस सिस्टम, एयरबेस, वेपन फैक्ट्रीज और भी कई तरह के टारगेट को अपना निशाना बनाते हैं, ताकि इससे युद्ध के दौरान ही दुश्मन देश की युद्ध करने की क्षमता कम पड़ जाए और हमारा दुश्मन लंबे समय तक युद्ध को जारी न रख पाए। दूसरे विश्व युद्ध में इन हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी में हुई बमबारी को कौन भुला सकता है। आज दुनिया में एक से बढ़कर एक तेज रफ्तार वाली मिसाइलें बन चुकी हैं और कुछ बड़े देश अभी भी अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि एक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद से ही दुश्मन के डिफेंस सिस्टम मिसाइल को अपनी तरफ आते देख एक्टिव हो जाते हैं और मिसाइल को ट्रैक कर तबाह भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट दुश्मन की सीमा के अंदर भी अपने आप की सुरक्षा कर सकता है और इनके द्वारा गिराए गए बम को रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहतरीन बॉम्बर विमान के कुछ खास फीचर को देखें तो उसकी रफ्तार बहुत ही तेज होनी चाहिए, उसमें अधिक से अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता हो, लॉन्ग रेंज और अधिकतम ऊंचाई पर उड़ती हुई मिशन को ऑपरेट कर सके और वो हेवी बिल्ट होने चाहिए, स्टेल्थ और आधुनिक तकनीकों से लैस होना चाहिए। और इन सभी फीचर को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे घातक और एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में। साथ ही हम इस वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर के इस सवाल के बारे में भी जानेंगे कि आखिर भारत एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर, भारत आखिर एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। तो हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में। पहला, सुखोई Su-34। सुखोई Su-34 फ्रंट लाइन बॉम्बर रूसी वायुसेना के रणनीतिक विमान बेड़े में फ्रंट लाइन बॉम्बर में से एक माना जाता है। इस बॉम्बर ने अप्रैल 1990 में अपनी पहली उड़ान भरी और इसका पहला उत्पादन विमान 2006 के अंत में अपने परीक्षण चरण से गुजरा। ईंधन टैंक और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग Su-34 को अन्य मध्यम रणनीतिक बम वर्षकों की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता प्रदान करता है। ये विमान KAB-500L या KAB-500KR या KAB-1500 KR गाइडेड बम, अनगाइडेड बम और क्लस्टर बम सहित 8000 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। साथ ही इसमें एक 30 mm की बंदूक, गाइडेड एयर टू एयर और एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल भी शामिल है। बेहतर एरोडायनेमिक्स और AL-31F बाईपास इंजन विमान को 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। इस विमान का सामान्य रेंज 1100 किलोमीटर है, जबकि इसके अधिकतम रेंज 4000 किलोमीटर है। दूसरा, सुखोई Su-24M। Su-24M रूस में सुखोई कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित आधुनिक फ्रंट लाइन बॉम्बर है। इसे बमों और मिसाइलों के जरिए जमीनी और नौसैनिक सतह के लक्ष्यों पर बमबारी के लिए डिजाइन किया गया है। पहले Su-24M विमान ने जून 1979 में अपनी पहली उड़ान पूरी की थी। इसकी डिलीवरी जून 1981 में शुरू हुई और विमान को जून 1983 में सेवा में शामिल कर लिया गया। Su-24M का एक विशेष निर्यात संस्करण Su-24M के भी अल्जीरिया को निर्यात किया गया है। Su-24M में GSH-623M 23 mm की गन से लैस है और 8000 kg का पेलोड ले जा सकता है यह, जिसमें 120 S-8 80 mm रॉकेट और 10 OFAB 500 SHR 500 kg वाले हाई एक्सप्लोजिव बम शामिल है। विमान की अधिकतम गति 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 पेट्रोल टैंकों के साथ फिट होने पर यह 2850 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच सकता है। तीसरा, जियान H-6। जियान H-6 या हांग 6 चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का एक रणनीतिक बम वर्षक विमान है और रूस टिपुलोव Tu-16 बम वर्षक का एक चीनी वेरिएंट है। PLA नौसेना H-6 मिसाइल कैरियर वेरिएंट भी संचालित करती है। 1969 में PLA AF के साथ
पहले चीनी निर्मित H-6 बम वर्षक ने सेना में प्रवेश किया था। H-6 के आंतरिक हथियार बे में 9000 किलोग्राम, 250 किलोग्राम से लेकर 3000 केजी श्रेणी के जनरल पर्पस वॉरहेड या एक सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड रखा जा सकता है। इस बम वर्षक में 2 23 mm की तोप और एंटीशिप मिसाइल के साथ साथ हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई गई है। इस विमान की क्रूज गति 796 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मैक 0.75 है और यह लगभग 6000 किलोमीटर की सीमा तक यात्रा कर सकता है। चौथा, टुपोलेव Tu-95। टुपोलेव Tu-95 टुपोलेव द्वारा विकसित एक टर्बोप्रोप पावर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और मिसाइल वाहक विमान है। Tu-95 ने नवंबर 1952 में अपनी पहली उड़ान भरी और इस बॉम्बर ने 1957 में सोवियत संघ के DA यानी लॉन्ग रेंज एविएशन के साथ सेवा में प्रवेश किया। Tu-95 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और बमों सहित 23 mm के तोप से भी लैस है और यह अपने साथ 15000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। NK-12M टर्बोप्रोप इंजन 4 AB-60 के कॉक्सियल प्रोपेलर चलाते हुए Tu-95 को टर्बोप्रोप पावर प्लांट से लैस दुनिया का एकमात्र ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाता है। ये विमान 830 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 15000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। टुपोलेव Tu-22M। Tu-22M बॉम्बर Tu-22 विमान के डिजाइन के आधार पर टुपोलेव द्वारा निर्मित एक सुपरसोनिक लंबी दूरी की रणनीतिक और समुद्री बम वर्षक विमान है। Tu-22M वर्तमान में रूसी वायुसेना और रूसी नौसेना द्वारा संचालित किया जाता है। एक समय में इसे भारत, यूक्रेन और सोवियत संघ में भी संचालित किया जाता था। Tu-22M बम वर्षक ने 1969 में पहली उड़ान भरी और 1972 में सेवा में प्रवेश किया। यह पहली बार 1987 से 1989 तक अफगानिस्तान में तैनात किया गया था और तब से कुल 497 Tu-22M बम वर्षक विमान बनाए गए हैं। विमान में चालक दल के 4 लोग होते हैं और ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से और 2200 किलोमीटर की अधिकतम दूरी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह KH-22 स्टैंड ऑफ मिसाइल, 6 KH-15 परमाणु या KH-15P एंटी रडार मिसाइल, KH-31AP और KH-35 हवा से मार करने वाली मिसाइल और लगभग 3 टन फ्री फॉल बम से लैस किया जा सकता है। अगला बम वर्षक है B स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बोइंग द्वारा निर्मित और अमेरिकी वायुसेना और नासा द्वारा संचालित एक लंबी दूरी का रणनीतिक भारी बम वर्षक है। यह अमेरिकी सेना में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला लड़ाकू विमान है और हवाई पाबंदी, समुद्री और आक्रामक काउंटर एयर ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जैसे मिशनों में किया गया है। स्ट्रेटोफोर्ट्रेस ने अप्रैल 1952 में पहली उड़ान भरी थी और 1954 में इसको सेवा में शामिल कर लिया गया था। बोइंग ने 12 प्रकारों के कुल 744 B-52 बॉम्बर बनाए हैं। नया स्ट्रेटोफोर्ट्रेस वेरिएंट यानी B-52H फ्री फॉल बम, क्लस्टर बम, सिटी गाइडेड मिसाइल और ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन ले जा सकता है और इसकी मिश्रित पेलोड क्षमता 31751 किलोग्राम की है। यह 650 मील प्रति घंटे की गति से 10,000 मील से अधिक बिना ईंधन भराए और 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अगला है B-1B लांसर। B-1B लांसर एक लंबी दूरी का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसे रॉकवेल इंटरनेशनल द्वारा निर्मित किया गया है और इसका मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा ही उपयोग किया जाता है। ये विमान B-1A बम वर्षक विमान पर आधारित है, लेकिन इसके बेस मॉडल की तुलना में रडार सिग्नेचर को कम कर दिया गया है। B-1B ने अक्टूबर 1984 में पहली उड़ान भरी थी। 1990 के दशक में पारंपरिक हथियार मिशनों के लिए B-1B का उपयोग किया गया था। कोसोवो में ऑपरेशन एलाइड फोर्स के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 1999 में रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ड इंग्लैंड में 6 B-1B तैनात किए गए थे। यह 4 जनरल इलेक्ट्रिक F101GE 102 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है और 84 मार्क 82 कॉन्वेंशनल 226 kg बॉम्ब या 30 CBU 87/89/97 या 24 JDAMS को लोड कर सकता है। यह AGM-69A परमाणु शॉर्ट रेंज अटैक मिसाइलें भी ले जा सकता है।
साथ ही यह विमान समुद्र तल पर 1.2 मैक की गति से उड़ान भर सकता है और 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक जा सकता है। अगला बॉम्बर है वो है टिपलोव Tu-160। टुपलेव और कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन द्वारा निर्मित Tu-160 सुपरसोनिक रणनीतिक बम वर्षक और मिसाइल, परमाणु और पारंपरिक हथियार को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से रूसी वायुसेना द्वारा संचालित किया जाता है और 8 वेरिएंट में उपलब्ध है। Tu-160 विमान ने दिसंबर 1981 में पहली बार उड़ान भरी और अप्रैल 1987 में सेवा में प्रवेश किया। यह सभी मौसमों, दिन और रात की स्थिति में भी काम कर सकता है। यह विमान 40 टन तक फ्री फॉल बम ले जा सकता है और इसमें 2 हथियार बे हैं जो 12 Kh-55MS मिसाइलों और 24 Kh-15P कम दूरी की परमाणु मिसाइलों को भी ले जा सकती है। इसमें उड़ान के दौरान ईंधन भरने की सुविधा भी दी गई है और यह 4 कुजनेत्सोव-N के 32 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। विमान की अधिकतम क्रूज गति 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह एक बार में 12,300 किलोमीटर की दूरी तक तय कर सकता है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा संचालित B-2 स्पिरिट नॉर्थरॉप ग्रूमन द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। B-2 ने जुलाई 1989 में पहली बार उड़ान भरी और इसे कैलिफोर्निया में पिको रिवेरा और पामडेल में नॉर्थरॉप ग्रूमन की सुविधाओं में निर्मित किया गया है। मिसौरी में व्हीटमैन एयरफोर्स बेस में कुल 20 B-2 बॉम्बर ऑपरेशनल है। B-2 स्पिरिट को 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान और 2011 में ऑपरेशन ओडिसी डॉन और लीबिया में तैनात किया गया था। मल्टी रोल बॉम्बर में एक सामान्य हथियार इंटरफेस सिस्टम है और यह 18,000 किलोग्राम के पेलोड ले जा सकता है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई पर बिना ईंधन के 11,000 किलोमीटर से अधिक और एक बार ईंधन भरने के साथ 18,520 किलोमीटर सीमा के साथ उड़ान भर सकता है। यह पारंपरिक और परमाणु हथियार, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन, ग्रेविटी बम और सी वेपन को भी ले जा सकता है। तो दोस्तों ये है दुनिया के 10 सबसे घातक और एडवांस बॉम्बर। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आखिर भारत एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि भारत कभी भी किसी भी देश पर पहले अटैक नहीं करने की सोचता या फिर भारत किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए भारत को कभी भी एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस नहीं, क्योंकि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का काम ही यही होता है कि वह दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर परमाणु बम से हमला करना या फिर दुश्मन के मिलिट्री बेस या शहरों पर एक पारंपरिक मिसाइल बम से हमला करना, जिनसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और भारत कभी भी नहीं चाहता कि वो अपने दुश्मन या फिर अपने पड़ोसी देश के नागरिकों की जान ले। भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन बीते कुछ सालों में युद्ध करने के तरीकों में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। इसीलिए अब भारतीय सेना को भी एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि हमारे दुश्मन देश के पास पहले से ही बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और अगर कभी युद्ध हुआ हमारे दुश्मन से तो वो हम पर एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जरूर करेगा। और ऐसे में अगर वो बॉम्बर का इस्तेमाल करता है तो हमारे पास भी उसके जवाबी कार्रवाई के लिए एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का होना जरूरी है। तभी तो उसके मन में डर रहेगा कि अगर हमने बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया तो भारत भी कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो बताए गए इन सभी बॉम्बर एयरक्राफ्ट में भारत के लिए कौन सा बेस्ट बॉम्बर एयरक्राफ्ट हो सकता है, या फिर भारत को अपने ही दम पर अपने ज़रूरत के हिसाब से एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को विकसित करना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।